नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम नज़र डालेंगे कई अहम कौमी, बैनुल अक़वामी और मकामी ख़बरों पर। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कोविड-19 की वजह से मौजूदा माली साल में हकीकी GDP में 9.5% कमी का इम्कान जाहिर करते हुए कहा है कि अगले माली साल की पहली तिमाही में 20.6% इजाफे की उम्मीद है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की ज़ेर सदारत कमेटी के तीसरे दोमाही इजलास के बाद जारी बयान में कहा गया है कि कोविड-19 की वजह से पैदा होने वाली गैर यकीनी हालात से रवां माली साल की दूसरी तिमाही में शरह नमो मनफी यानी -9.8% रहने का इम्कान है। तीसरी तिमाही में इसमें 5.5 यानी करीब 5.6% की गिरावट रह सकती है, जबकि चौथे तिमाही में इसमें 0.5% का इजाफा देखा जा सकता है। साल 2021-22 की पहली तिमाही में 20.6% का इजाफा दर्ज किए जाने का इम्कान है। दास ने कहा कि तवक्को है कि पहली तिमाही में GDP में तकरीबन 24% की गिरावट आने के बाद दूसरी तिमाही में इस्तेहकाम की उम्मीद है। सरकारी अखराजात में बढ़ते इजाफे और दही इलाकों में मांग बढ़ने से मईशत में बेहतरी आ रही है। कोरोना वायरस के सबब सप्लाई में रुकावट और नकलो हमल के बढ़ते हुए अखराजात में इजाफे की वजह से लागत कीमत का दबाव अब भी बना हुआ है, लेकिन अनलॉक के बाद से ये खतरात कम होना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि दही मईशत में बेहतरी की तवक्को है, लेकिन माशराती फासले की वजह से शहरी मांग में बेहतरी के इम्कानात बहुत कम नज़र आ रहे हैं। खिदमात यानी सर्विसेज सेक्टर को कोरोना से पहले वाली पोजीशन तक पहुंचने में वक्त लग सकता है, लेकिन तीसरे क्वार्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बेहतरी की उम्मीद है। निजी सरमायाकारी और बरामदात के अब भी दबाव में रहने का इम्कान है, क्योंकि कोरोना की वजह से बैरून मुल्क से आने वाली मांग कमज़ोर है। अब आइए रुख करते हैं उस खबर का जो ख्वाब और हकीकत का खुलासा कर देगी। हुक्मरान जमात TRS ने तश्कील तेलंगाना से कबल रियासत के नौजवानों को जो ख्वाब दिखाए थे वो कहां तक शर्मिंदा ताबीर हुए। तेलंगाना तहरीक के दौरान TRS ने रियासत के हर घर के एक फ़र्द को मुलाजिमत फराहम करने का वादा किया था, लेकिन तल्ख हकीकत यह है कि रियासत की तश्कील के 6 साल बाद भी घर के एक फ़र्द को तो दूर की बात है, हर गांव के एक नौजवान को भी मुलाजिमत फराहम नहीं हो सकी। रियासत की तश्कील के बाद मुलाजिमीन की अक्सरियत आंध्र प्रदेश मुंतकिल हो गई। सेक्रेटेरिएट, डायरेक्टरेट, अजला के दफातर, ताल्लुक़ा और मंडलों के दफातर में हज़ारों जायदादें मखलूआ हैं। इतलात के मुताबिक रियासत में करीब 2,50,000 जायदादें मखलूआ हैं। पिछले चंद साल के दौरान जहां नए तकर्रुरात का अमल शुरू नहीं किया गया, वहीं वजीफ़े पर सुबुकदोश होने वालों की जगह भी तकर्रुरात अमल में नहीं आए। मुलाजिमीन के तकर्रुरात ना होने की वजह से सरकारी दफातर का काम मुतासिर हो रहा है, या फिर मौजूदा मुलाजिमीन पर ही काम का बोझ पड़ रहा है। तरक्याती और फलाही स्कीमात पर भी इसका असर देखा जा रहा है। मालूम हुआ है कि जिन दफातर में 10 मुलाजिमीन पुलिस की खिदमत हासिल करनी है, वहाँ सिर्फ 4 मुलाजिमीन से ही काम चलाया जा रहा है। बावजूद इसके हुकूमत की जानिब से इस अहम मामले की जानिब तवज्जो नहीं दी जा रही है। तश्कील तेलंगाना के बाद इंतज़ामी उमूर को आसान बनाने के मकसद से अजला की तादाद में इजाफा कर दिया गया। अब तेलंगाना में अजला की तादाद 33 है, इससे पहले सिर्फ 10 थे। इन 23 अजला में 131 मंडल हैं, 30 रेवेन्यू डिवीज़न, 76 बल्दियात, 7 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, 4,383 ग्राम पंचायत, 103 पुलिस स्टेशन, 25 पुलिस डिवीज़न, 31 पुलिस सर्कल, 7 पुलिस कमिश्नरेट्स का क़याम अमल में लाया गया। इन तमाम के क़याम से तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों में सरकारी नौकरी के लिए उम्मीद की किरण पैदा हो गई थी, क्योंकि ग्रुप 2 सर्विसेज अहदेदारों के लिए ज़्यादा मौके पैदा हो गए थे। इसी तरह क्लर्क्स और दीगर मुलाजिमीन की 40,000 नई जायदादों की गुंजाइश फराहम हुई, लेकिन उन जायदादों पर तकर्रुरात न किए जाने के सबब जहाँ तरक्याती कामों में रुकावट पैदा हो रही है, वहीं सरकारी मुलाजिमत का इंतज़ार करने वाले उम्मीदवारों का इंतज़ार कभी ना ख़त्म होने वाले इंतज़ार में तब्दील होकर रह गया है। तेलंगाना में 16 लाख नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग के अलावा दीगर पेशा वाराना कोर्सेज़ की तालीम हासिल की है, और वो तमाम बेरोज़गार ग्रुप 1 के इंतज़ार में हैं। इसके अलावा लेक्चरर्स और टीचर्स की जायदादों पर तकर्रुरात का इंतज़ार करने वालों की तादाद भी कुछ कम नहीं है। ऐसे में अगर इस बात का जायज़ा लिया जाए कि क्या रियासत में वजीफ़े पर सुबुकदोश होने वाले मुलाजिमीन की जगह तकर्रुरात का अमल किया जाए, तो क्या इससे हुकूमत पर इजाफी बोझ आयद होगा?
तो इस सवाल का जवाब आपको नफ़ी में मिलेगा। अगर हम नए तकर्रुरात से हुकूमत पर पड़ने वाले इजाफी बोझ की बात करें तो मालूम होगा कि नए तकर्रुरात के लिए हुकूमत को इजाफी बजट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तमाम सैंक्शन पोस्ट हैं, इनके लिए पहले से ही मख्तस करदा बजट होता है। हाँ, अगर उन जायदादों पर तकर्रुरात नहीं किए गए तो उनके लिए मख्तस बजट बच जाता है। इल्ज़ाम है कि हुकूमत ये बजट तरक्याती कामों और कॉन्ट्रैक्टर्स को मुंतकिल कर रही है। अंदाजे के मुताबिक हर साल 10,000 करोड़ का बजट बच रहा है। हमारी मालूमात के मुताबिक ग्रुप 1 के तहत 18 सर्विसेज में रियासत में 1600 जायदादें मखलूआ हैं, जिनमें डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस, CTO, रजिस्ट्रार वगैरह की जायदादें शामिल हैं। इसी तरह ग्रुप 2 की जायदादें भी इंतहाई अहम हैं। नए अजला, नए मंडलों की तश्कील के बाद इन जायदादों पर तकर्रुरात नहीं किए गए। इसी तरह ग्रुप 3 सर्विसेज की 8,000 से ज़ायद जायदादें खाली हैं और ग्रुप 4 सर्विसेज में 40,000 जूनियर असिस्टेंट्स, कंप्यूटर ऑपरेटर्स की जायदादों पर तकर्रुरात नहीं किए गए। ये तमाम जायदादें मुअस्सर हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए इंतहाई अहम हैं। हर फाइल जूनियर असिस्टेंट के ज़रिए ही तैयार की जाती है। इस तरह की अहम जायदादों पर अदम तकर्रुरात से सरकारी मिशनरी कमज़ोर पड़ती है। अगर हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सर्वे डिपार्टमेंट पर नज़र डालें तो मालूम होगा कि तमाम कैटेगरीज में 14,000 जायदादें खाली हैं। दफ्तर तहसीलदार, RDO ऑफिसेस में क्लर्क्स, कंप्यूटर ऑपरेटर्स ना होने की वजह से आवाम के कामों में ताख़ीर हो रही है। तुलबा के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट के हुसूल में मुश्किलात हो रही हैं। सर्वे के शोबे में देखा जाए तो सर्वेयर ना होने की वजह से किसान अराजियात के मसाइल की यकसोई के लिए अदालतों और दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। महकमे सेहत में देखा जाए तो 18,000 जायदादें बरसहा बरस से खाली हैं। आलमी वबा कोरोना के बावजूद भी यहाँ एक भी जायदाद पर मुस्तकिल तकर्रुरात के अमल पर तवज्जो नहीं दिखाई गई। इस महकमे में डॉक्टर्स, लैब टेक्नीशियन के अलावा पैरामेडिकल स्टाफ मुनासिब ना होने की वजह से कितनी मुश्किलात का सामना है, ये बात सभी को मालूम है। अब देखते हैं महकमे पंचायत राज, दही तरक्यात के महकमों की क्या हालत है। यहाँ 1200 जायदादों पर तकर्रुरात किए जाने हैं। नए 4,383 ग्राम पंचायतें मंजूर की गई हैं, लेकिन यहाँ भी एक भी नई जायदाद पर तकर्रुर नहीं किया गया। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि नए ग्राम पंचायतों की तश्कील का क्या फ़ायदा। बल्दियात, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मुख्तलिफ ज़मरों में 20,000 पोस्ट वेकेंट हैं। सरकारी स्कूल्स में 40,000 टीचर्स की जायदादें, 10,000 फिज़िकल एजुकेशन टीचर की जायदादें, 5,000 ड्राइंग टीचर्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट टीचर्स की जायदादें मखलूआ हैं। इसी तरह 4,000 कंप्यूटर टीचर की जायदादें और 10,000 क्लरिकल पोस्टों के अलावा 3,000 लाइब्रेरियंस की जायदादें भी खाली हैं। इसके अलावा रियासत के एडेड स्कूल्स में 4,900 टीचर्स की पोस्ट खाली हैं। 2,000 मॉडल स्कूल्स में भी टीचर्स की जायदादें खाली हैं। कस्तूरबा इदारों में 1,500 और गुरुकुल्स में 4,000 जायदादों पर तकर्रुरात किए जाने हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि महकमे तालीमात के ताल्लुक़ से हुकूमत किस हद तक संजीदा है। हालांकि KG ता PG मुफ्त तालीम का ख्वाब भी दिखाया गया था, जो हनूज़ शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। उनको छोड़कर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बागबानी में भी 8,000 जायदादें खाली हैं। महकमे पुलिस में पुलिस कांस्टेबल्स की जायदादों पर तकर्रुरात किए गए, लेकिन क्लरिकल पोस्ट पर तकर्रुरात नहीं किए गए। नए कायम किए गए 131 मंडलों में से 30 रेवेन्यू डिवीजन्स के क़याम के बावजूद भी यहाँ एक भी नई जायदाद पर भर्ती नहीं की गई। जहाँ एक तरफ इन मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात से मौसर हुक्मरानी को यकीनी बनाया जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ बेरोज़गारी का मसला किसी हद तक हल हो सकता है। लेकिन हुकूमत की जानिब से इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिससे हुकूमत की तरजीहात का अंदाज़ा होता है। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकारी उम्र के इंतज़ार में जवानी के कई कीमती साल बर्बाद करने के बाद डिग्री रखने वाले और पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले कई नौजवान घर वालों की कफ़ालत के लिए मामूली मुलाजिमतें करने पर मजबूर हो चुके हैं। इस बात का मुहासिबा करने की ज़रूरत है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है, सरकारी मुलाजिमतों का ख्वाब देखने वाले तालीम याफ्ता नौजवान या फिर उन्हें सरकारी मुलाजिमतों के ख्वाब दिखाने वाली हुकूमत। आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से मईशत में सुस्त रवि और त्यौहार के मौसम के पेश नज़र तलब में इजाफे के लिए शरह सूद में कमी की उम्मीदों से लोग जुमे को मायूस हो गए, जब रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पॉलिसी नरखों का तयन किया। मीटिंग में
इससे पहले जैसा ही रखने का फैसला किया गया है, ताहम कमेटी ने मौजूदा माली साल के बाकी अरसे में एक मसावी यानी एकोमोडेटिव रुझान बरकरार रखने का फैसला किया, जिससे शरह सूद में मजीद कमी किए जाने की तवक्को है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की यह तीसरी मीटिंग इससे कबल 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तौर पर मुखर्रर डॉक्टर चेतन घाटे, डॉक्टर पम्मी दुआ और डॉक्टर रविंद्र ढोलकिया की मुद्दत 30 सितंबर को ख़त्म होने वाली थी, जिसके सबब उनकी जगह पर नए मेंबरान की तकर्रुरी तक मीटिंग मौखर कर दी गई। मुंबई के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च की प्रोफेसर डॉक्टर असमिया गोयल, अहमदाबाद में वाक़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के मालियात के प्रोफेसर डॉक्टर जयंत आर वर्मा और दिल्ली के नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमी रिसर्च के सीनियर सलाहकार डॉक्टर शशांक भड्डे की तकर्रुरी के बाद शुरू हुई थी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की ज़ेर सदारत इस मीटिंग में कमेटी ने पॉलिसी के नरकों में कोई तब्दीली न करने का फैसला किया। The marginal standing facility rate and the bank rate remain unchanged at 4.2%. The reverse repo rate stands unchanged at 3.35%. Let me take this opportunity to briefly review the state of the economy and its prospects. I have always dared to be an optimist, believing firmly in the ability of humankind to overcome the pandemic. In the months gone by, when COVID-19 raised in fury across the world, our hopefulness might have appeared impudent, like a flame flickering amidst gathering storm. Today, there is a turn in the wind which suggests that it is not imprudent to dream of a brighter tomorrow, even in the bleakest of times. As Dr. APJ Abdul Kalam, our visionary former president, said, I quote, "You have to dream before your dreams can come true. A dream is not that which you see while sleeping. It is something that does not let you sleep." Unquote. After the steep decline into which the global economy plunged in the second quarter of 2020, global economic activity appears to have rebounded sequentially in the third quarter, but unevenly among and within economies. Improvement in manufacturing, labor markets, and retail sales powered strong recoveries in some countries, whereas in others, a rise in new infections prompted a slower pace of unlocking or reimposition of restrictions, which in turn stalled the upturn. Generally, investment has remained in retrenchment, while consumption and exports have started to improve. Massive policy support across all countries has prevented a deeper downslide, providing a floor underneath employment, household incomes, and businesses. Financial conditions continue to remain benign. The Indian economy is entering into a decisive phase in the fight against the pandemic. Relative to pre-COVID levels, several high-frequency indicators are pointing to the easing of contractions in various sectors of the economy and the emergence of impulses of growth. बड़ी रकम की अदायगी की इलेक्ट्रॉनिक रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम यानी आरटीजीएस की सहूलत दिसंबर से हफ्ते के तमाम दिनों और 24 घंटे दस्तयाब होगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के तीसरे दोमाही इजलास के बाद आज बताया कि छोटी रकम की ऑनलाइन अदायगी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र यानी NEFT सिस्टम की ऑनलाइन अदायगी की सहूलत गुज़िश्ता साल दिसंबर से 24 घंटे कर दी गई है। यह सिस्टम बगैर किसी रुकावट के काम कर रहा है और अब आरटीजीएस को भी 24 घंटे बढ़ाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि यह तय किया गया है कि आरटीजीएस सिस्टम को भी हफ्ते के सभी दिन 24 घंटे दस्तयाब कराया जाएगा। इसके साथ ही हिंदुस्तान उन मुंतखब ममालिक में शामिल हो जाएगा जहाँ बड़ी रकम के लिए रियल टाइम अदायगी सिस्टम हफ्ते के तमाम दिन 24 घंटे दस्तयाब होगा। ये सहूलत दिसंबर 2020 से नाफिज होगी। फिलहाल आरटीजीएस की सहूलत सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दस्तयाब है। यह सहूलत इतवार और महीने के दूसरे और चौथे हफ्ते को बिल्कुल भी दस्तयाब नहीं होती है। वाज़ेह रहे कि आरटीजीएस के तहत कम से कम 2 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, जबकि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कोई हद नहीं है। वहीं NEFT की सहूलत छोटी रकूमात के लिए है, अगरचे कि रिजर्व बैंक ने इसके लिए कोई हद मुकर्रर नहीं की है, लेकिन बैंकों को ज़्यादा से ज़्यादा हद मुकर्रर करने की इजाज़त दी है। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना से मुतासरीन का आंकड़ा आज
3,68,32,475 हो गया। ठीक होने वाले मरीजों की तादाद 2,77,08,881 से ज़्यादा हो चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा 10,68,000 के पार हो चुका है। ये आंकड़े worldometers.info वेबसाइट के मुताबिक हैं। इसी बीच यूरोप के ज़्यादातर मुल्कों में इन्फेक्शन की दूसरी लहर खतरनाक साबित होने लगी है। जर्मनी में एक दिन में 4,000 मामले सामने आए हैं। वहीं स्पेन सरकार ने साफ कर दिया है कि अब पहले से ज़्यादा सख्त पाबंदियां लगाई जाएंगी। जर्मनी की हेल्थ बॉडी रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट ने एक बयान में माना कि मुल्क में इन्फेक्शन खतरनाक सतह पर पहुंचने लगा है। यहां एक दिन में 4,000 से ज़्यादा मामले सामने आए। इससे भी ज़्यादा फिक्र की बात यह है कि इस हेल्थ बोर्ड ने इनकी तादाद 10,000 हर दिन तक पहुंचने का अंदेशा जाहिर किया। हेल्थ मिनिस्टर जेंस स्पाहन ने कहा कि हमने मुश्किल हालात में भी बहुत बेहतर काम करके दिखाया है। इन्फेक्शन को जल्द ही काबू में करने के लिए प्लान तैयार है। इसके लिए सभी सेक्शन से भी बातचीत की जा रही है। बर्लिन और फ्रैंकफर्ट में कर्फ्यू लगाया जा चुका है। यूरोपीय मुल्कों की बात करें तो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन फ्रांस में देखने को मिल रहा है। यहाँ 24 घंटे में जुमला 18,746 नए मामले सामने आए। पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट की शरह 9.1% दर्ज की गई है। खास बात यह है कि ये पिछले महीने से 5% ज़्यादा है। पिछले महीने ये दर 4.5% रही। हेल्थ मिनिस्टर ओलिवन वेरेन ने कहा, हम इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। उम्मीद है कि जल्द ही इन्फेक्शन लेवल को काबू में ले आएंगे। वहीं फ्रांस में जुमेरात को 18,000 से ज़्यादा नए मुतासरीन मिले थे। 2 हफ्ते में मुतासरीन का आंकड़ा 2.5 लाख से ज़्यादा हो गया। सरकार ने साफ कर दिया है कि जल्द ही नए पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। ब्लूमबर्ग में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक इन्फेक्शन पर काबू पाने के मामले में न्यूजीलैंड अब तक सबसे कामयाब मुल्क रहा। यहाँ की हुकूमत ने बेहतरीन काम किया और दुनिया के बड़े बिजनेस लीडर्स भी इस बात को मान रहे हैं। इतना ही नहीं, ये लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट प्लान भी कर रहे हैं। यहाँ इकोनॉमिक रिकवरी रेट भी दूसरे मुल्कों से बहुत बेहतर है। इसके लिए जो इंडेक्स रेटिंग जारी की गई है उसमें न्यूजीलैंड को 238, जापान को 204 और ताइवान को 198 नंबर दिए गए हैं। अमेरिका 10वें नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक जेसिन ऑर्डन की हुकूमत ने इतना बेहतर काम किया है कि वो दूसरा इलेक्शन भी जीत सकती हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस में कमी का सिलसिला जारी है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 8,833 एक्टिव केसेस कम हुए, जिससे ये तादाद 8,93,592 रह गई है। मरकज़ी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जुमे को जारी ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 78,365 कोरोना मरीज शिफायाब हुए हैं, जिसके बाद मुल्क में इस मुहलिक वायरस से नजात पाने वाले मरीजों की तादाद बढ़कर 59,06,059 हो गई है 69 हो गई। इसी अरसे में कोविड-19 से 70,496 नए मरीजों के सामने आने के बाद कोरोना के मुतासरीन की मजमूई तादाद 69,06,152 हो गई है। गुज़िश्ता इतवार के बाद से मुल्क में एक्टिव केसेस में लगातार कमी आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 964 मरीजों की हलाकत के बाद मुल्क में जानलेवा वबा कोरोना से हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर 1,06,490 हो गई। इस वक्त मुल्क में कोरोना के 8,93,592 एक्टिव केसेस हैं, यानी इनका इलाज चल रहा है। मुल्क में एक्टिव केसेस की शरह 12.94% है। रिकवरी रेट 85.52% है, जबकि अमवात की शरह यानी फर्टिलिटी रेट 1.54% है। तेलंगाना में कोविड-19 के 1891 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,08,535 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,208 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 7 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में अमवात की शरह 0.57% है, जबकि मुल्कगीर सतह पर अमवात की शरह 1.5% 1.5% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 53,086 कोविड-19 के मुआयने किए गए, ताहम 915 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान 1878 मरीज कोरोना से रूबे सेहत हुए, जिसके बाद रियासत में इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 1,80,953 तक जा पहुंची। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 53,086 नमूनों की जांच भी की गई, जिसमें से 915 की रिपोर्ट्स का इंतज़ार है। रियासत में अगर हम केसेस की बात करें तो GHMC में सबसे ज़्यादा
85 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद जिले रंगारेड्डी में 175, मेडचल मलकाजगिरी में 195, नलगुंडा में भी 100 से ज्यादा मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। कोरोना का अब नया खतरा इंसानों से जानवरों को है। बेल्जियम के साइंटिस्ट ने 28 जानवरों की लिस्ट जारी की है। इनमें इंसानों से कोरोना वायरस पहुंच सकता है। उस लिस्ट में कुत्ता, बिल्ली, भेड़, चीता और खरगोश समेत कई जानवर शामिल हैं। रिसर्च करने वाले बेल्जियम की एंटवर्प यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट का कहना है कि जानवरों में भी कोरोना का सबसे ज़्यादा खतरा खासकर पालतू जानवरों को है, क्योंकि ये इंसानों से सीधे राब्ते में रहते हैं। रिसर्चर्स ने इंतबाह दिया है कि अगर जानवरों में कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो इनमें वायरस लंबे वक्त तक टिका रह सकता है और मुस्तकबिल में दोबारा वबा आ सकती है। रिसर्चर डॉक्टर सोफी ग्रेसलिस कहती हैं कि कोरोना के इन्फेक्शन को इंसानों में रोकना मुश्किल हो रहा है। सोचिए, अगर ये जानवरों में फैला तो क्या होगा। ये ना तो मास्क लगा सकते हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग को समझते हैं। इंसानों से फैलने वाले कोरोना को इनमें पहुंचने से रोकना ज़रूरी है। डॉक्टर सोफी ग्रेसलिस कहती हैं कि कुछ जानवर ऐसे हैं जिनमें कोरोना आसानी से पहुंच सकता है। इन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली कैटेगरी ज्वालॉजिकल है, इनमें वो जानवर हैं जो जंगलों में पाए जाते हैं। दूसरी कैटेगरी डोमेस्टिक में पालतू जानवर हैं। वहीं तीसरी कैटेगरी में वो जानवर हैं जिनका इस्तेमाल खेती किसानी में किया जाता है। डॉक्टर ग्लेसरिस और रिसर्च टीम ने इंतबाह दिया है कि जंगली जानवरों में कोरोना खास तरह के लोगों से अनजाने में फैल सकता है। इनमें जो फॉरेस्ट वर्कर्स हैं, पेस्ट कंट्रोल स्टाफ है, वाइल्ड लाइफ टूरिस्ट शामिल हैं। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में काम करने वाला स्टाफ है और दूसरे एनवायरमेंटलिस्ट हैं जिनके ज़रिए इन्फेक्शन फैलने का खतरा है। इन्हें काफ़ी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। डॉक्टर ग्रेसलिस कहती हैं कि इंसान अगर जंगल में किसी तरह की एक्टिविटी के लिए जाता है तो उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने के साथ मास्क लगाना ज़रूरी है। मैमल रिव्यू जर्नल में पब्लिश एक रिसर्च के मुताबिक सिर्फ जंगली ही नहीं, पालतू जानवरों को भी महफूज रखने के लिए इंसानों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बरतने की ज़रूरत है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन को साल 2020 के नोबेल पीस प्राइज के लिए चुना गया है। नॉर्वे की नोबेल कमेटी के सदर बैरिट राइस एंडरसन ने जुम्मे को नोबेल पीस प्राइज का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि 2019 में 88 मुल्कों के करीब 9 करोड़ 70 लाख लोगों तक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की मदद पहुंची थी। नोबेल पीस प्राइज के लिए इस साल 318 नॉमिनेशन आए थे। इनमें 211 शख्सियतें और 107 तंजीमें शामिल थी। ये भी खबर थी कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम शामिल था। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दुनिया भर में भूख को मिटाने और फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इसने कोरोना के दौर में दुनिया भर में ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने और मदद करने में भी अहम किरदार अदा किया। कोरोना वबा के दौरान वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि भूख से जूझ रहे लोगों की तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक खाना ही सबसे अच्छी वैक्सीन है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा कि नोबेल मिलने से उसके स्टाफ के काम को पहचान मिली है, जिसने दुनिया के 10 करोड़ से ज़्यादा भूखे बच्चों और मर्द और ख़वातीन की मदद में पूरी ताकत लगा दी।
उत्तर प्रदेश हाथरस में दलित लड़की की मुबैना इज्तिमाई असमत दरी के बाद कत्ल मामले की जांच कर रही एजेंसियों ने इस पूरे वाक़े में एक बड़ी साजिश की आहट होने का दावा किया है। जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस मामले में कई चेहरे सामने आने लगे हैं। जांच एजेंसियों को इस पूरे वाक़े में भीम आर्मी से लेकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और गैर मुल्की फंडिंग से लेकर कांकनी माफिया तक के कनेक्शन जुड़ने के इशारे मिल रहे हैं। यूपी पुलिस ने इन सब के बीच दावा किया है कि दलित लड़की को इंसाफ दिलाने की आड़ में यूपी में फसादात भड़काने की कोशिश की जा रही थी और इसके लिए बैरून मुल्कों से पैसे भेजे जा रहे थे। यूपी पुलिस ने दावा किया है कि हाथरस के बहाने उत्तर प्रदेश में बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी थी। मामले की जांच में कई अहम जानकारियां मिलने के बाद पुलिस अब एक्शन में आ गई है और इस साजिश को अंजाम देने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में अमन अमान में खलल पैदा करने के इल्ज़ाम में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक अहम रुकन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में होने वाले तशद्दुद के सिलसिले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 83 साल ईसाई पादरी स्टेन स्वामी को झारखंड से गिरफ्तार किया है। इस मामले की जांच कर रही एनआईए की टीम ने फादर स्टेन स्वामी को नामकोम थाना इलाके के बाईगंचा वाक़े उनके घर से जुमेरात की रात गिरफ्तार किया। एनआईए की टीम तकरीबन 20 मिनट तक स्वामी के घर में रही और फिर उन्हें गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। फादर स्टीन स्वामी को जुमे के रोज़ ही एनआईए की अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है। उनका जिस्मानी रिमांड भी हासिल किया जा सकता है या फिर ट्रांजिट रिमांड पर उन्हें दिल्ली ले जाया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक फादर स्टीन स्वामी को 1 जनवरी 2018 को पुणे के भीमा कोरेगांव में एक पार्टी के दौरान दलित और मराठा तबके के माबीन होने वाले तशद्दुद के मामले में गिरफ्तार किया गया है। बुनियादी तौर पर केरला के रिहायशी समाजी कारकुन फादर स्टेन स्वामी तकरीबन 5 अशरों से झारखंड के कबायली इलाकों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मुल्क के आईटी शहर बेंगलुरु में एनआईए ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दहशतगर्द तंजीम आईएसआईएस मॉड्यूल का पर्दाफाश करने का दावा किया। 7 अक्टूबर 2020 को एनआईए ने 40 साल अहमद अब्दुल कादर और 33 साल इरफान नासिर को गिरफ्तार किया। इन दोनों मुलजिमीन पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। बेंगलुरु के गुरुपनपालिया से अहमद अब्दुल कादर और फ्रेजर टाउन से इरफान नासिर को गिरफ्तार किया गया। एनआईए ने दोनों मुलजिमीन के घरों पर छापे मारते हुए मुजरिमाना सरगर्मियों के मवाद और इलेक्ट्रॉनिक अशिया भी जब्त की हैं। अहमद अब्दुल कादर के ताल्लुक तमिलनाडु के रामनाथपुरम से है, जो चेन्नई की एक बैंक में बिजनेस एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर रहा है। इरफान नासिर का ताल्लुक बेंगलुरु के फ्रेजर टाउन से है, जो चावल का ताजिर है। इन दोनों मुलजिमीन पर दहशतगर्द तंजीम आईएसआईएस के लिए मुस्लिम नौजवानों की भर्ती करवाने और उसके लिए फंड्स फराहम करने का इल्ज़ाम है। एनआईए ने अपने तहरीरी बयान में कहा कि अहमद अब्दुल कादर और इरफान नासिर और उनके साथी हिजबुल तहरीर नामी तंजीम के अरकान हैं। उन्होंने बेंगलुरु में एक ग्रुप कायम किया जिसके ज़रिए ये दोनों मुलजिमीन मुस्लिम नौजवानों को इंतहा पसंदी की जानिब राग़िब करने और सीरिया में आईएसआईएस में शमूलियत के लिए फ़ंड्स फराहम करने का काम अंजाम दे रहे हैं। एनआईए ने कहा कि अहमद अब्दुल कादर और इरफान नासिर ने डोनेशन हासिल करते हुए डॉक्टर अब्दुल रहमान नामी मुलजिम और चंद दीगर मुस्लिम नौजवानों को सीरिया रवाना किया था। उनकी जानिब से भेजे गए 2 नौजवान सीरिया में मारे गए हैं। वाज़ेह रहे कि 19 सितंबर 2020 को एनआईए ने बेंगलुरु में डॉक्टर अब्दुल रहमान को गिरफ्तार करते हुए आज खुद मुकदमा दर्ज किया है। अब्दुल रहमान से जांच के दौरान उसके साथियों के नाम सामने आए जिन्होंने 2013-14 में दहशतगर्द तंजीम आईएसआईएस में ज्वाइन होने के लिए सीरिया का दौरा किया था। एनआईए ने कहा कि इस मामले की मजीद तहकीकात के बाद डॉक्टर अब्दुल रहमान और दीगर मुस्लिम नौजवानों को इंतहा पसंद बनाकर सीरिया रवाना करने के अहम रोल अदा करने वाले अब्दुल कादर और इरफान नासिर का पता चला है। हिंदुस्तान ने जुमे के रोज़ पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम-1 का कामयाब टेस्ट किया। इसे ओडिशा के बालासोर में वाक़े इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR से सुबह 10:30 बजे सुखोई 30 फाइटर जेट के जरिए छोड़ा गया। इस मिसाइल को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने इंडियन एयरफोर्स के लिए तैयार किया है। ये मॉडर्न टेक्निक से लैस है, दुश्मन के रेडार को चकमा दे सकती है। ये टारगेट को आवाज़ की रफ्तार से दुगनी तेज़ी से निशाना बना सकती है।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।